नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है। सीएम आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर देखिए पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें शामिल हैं। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति भी दी है। समारोह में शामिल लोग लोकगीतों पर थिरके हैं। इसके अलावा सीएम ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो अद्भुत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। और देखिए इस होली मिलन समारोह में तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इसमें शामिल हुए और होली के जश्न में झूमते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें शामिल दिखाई दिए हैं। तो कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, क्योंकि देखिए होली का पर्व और आज होलिका दहन, और होली के पर्व से ठीक पहले ये अद्भुत तस्वीरें आई हैं, खूबसूरत तस्वीरें आई हैं मुख्यमंत्री के आवास से। प्रदेशवासियों को भी सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया सीएम आवास पर, जिसमें तमाम लोग पहुंचे, महिला कार्यकर्ता भी, पुरुष कार्यकर्ता भी, और सभी ने पहुंचकर होली का आनंद उठाया है। देहरादून के दून अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो गई हैं। अस्पताल नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि नर्सिंग स्टाफ में काम करने वाले कई कर्मचारी दून अस्पताल को छोड़कर दूसरे अस्पतालों में जा रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल प्रबंधन की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हैं देहरादून से, जहां पर दून अस्पताल में खासतौर से स्टाफ की कमी है, अस्पताल प्रबंधन की परेशानी जिससे बढ़ चुकी है और कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं, जिसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल लाचार होती हुई दिखाई दे रही है। दून अस्पताल में यहाँ पर जो मरीज पहुंचते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी लंबा इंतजार उनको करना पड़ता है, क्योंकि इस अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है, जिसके बाद परेशानी बढ़ रही है अस्पताल प्रबंधन के लिए। देखिए, नर्सेस की शॉर्टेज मुझे लगता है कि प्रायः पूरे देश में अलग-अलग संस्थानों में, अलग-अलग अस्पतालों में है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जो हम लोगों की प्लानिंग रही है, वो डॉक्टर्स के ऊपर केंद्रित रही है। तो किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाएँगे, तो आप देखेंगे कि जो पिरामिड होता है, वो टॉप हेवी पिरामिड होता है, यानी कि डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है और पैरामेडिकल स्टाफ की कम होती है। जबकि पैरामेडिकल स्टाफ का उतना ही योगदान होता है जितना डॉक्टर्स का। तो इसके चलते नंबर ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट्स जो हमारे अभी निकल रहे हैं, वो अपेक्षाकृत उतने नहीं हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उनको लुभाने की कोशिश करते हैं और उनकी सैलरीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे जो ट्रेन्ड नर्सेज़ होती हैं। तो उसके चलते दून अस्पताल में, क्योंकि अभी तक रेगुलर नर्सेस पूरे उत्तराखंड में उस संख्या में नहीं है जिस संख्या में चाहिए हैं, तो रेगुलर नर्सेस ना होने के कारण संविदा पे काफ़ी सारी नर्सेस रखी जाती हैं, क्योंकि एक सीमित अवधि के लिए रखी जाती हैं। और जब वो अवधि समाप्त होती है, तो नर्सेस की थोड़ी सी शॉर्टेज होने की खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, देखिए जानकारी है कि अस्पताल प्रबंधन के लिए परेशानी इसलिए बढ़ चुकी है दून अस्पताल में, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे जो मरीज पहुंच रहे हैं उनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आपके पास क्या है अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पहले से ही उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा चर्चा में रहती हैं, क्योंकि स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य महकमा पहले से ही गुजर रहा है। चाहे डॉक्टरों की कमी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ की कमी हो, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो, टेक्नीशियन की कमी हो, तो निरंतर राज्य गठन से लेकर अब तक ये कमियां बनी हुई है और कोई ठोस रणनीति इस पर राज्य सरकारें आज तक बना नहीं पाई है कि रोजगार के नाम पर अगर इन जो खाली पद हैं इनको भर दिया जाए, तो ये जो आम आदमी से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर जुड़ी हुई सेवाएं हैं, उन पर कुछ ध्यान खासा दिया नहीं है सरकारों ने। और
हमेशा जो है जो व्यवस्थाएं हो वैकल्पिक रूप में उन व्यवस्थाओं को चलाती आ रही हैं। चाहे बजट का रोना रोना हो या अन्य संसाधनों का रोना रोना हो। बड़ी बुरी स्थिति उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की रहती है। मशीनें हैं तो टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। हाँ। तो लगातार इन सब चीजों को देखने को मिलता है और समय समय पर ये बातें उठाई भी जाती हैं जी। कि जो स्वास्थ्य महकमा है वो इस ओर ध्यान दे। जी। और वैसे भी उत्तराखंड में अभी जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती हुई थी उस भर्ती में भी रोड़ा आ गया और वो भर्तियां भी अभी लटकी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेंड स्टाफ प्रदेश में मौजूद नहीं है, लेकिन ये विभागीय खामियां हैं और विभाग की लापरवाही और हीला हवाली इसको कहेंगे कि वो परमानेंट स्टाफ की भर्ती नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र पेटवाल जानकारी देने के लिए इस खबर के बारे में हमको। तो अस्पताल प्रबंधन की परेशानी इस चीज से बढ़ रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, जिसके बाद दून अस्पताल में ये भारी जो दिक्कतें हैं वो सामने आई हैं। तो दून अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने हैं। जानकारी ये है कि यहाँ पर जो परेशानी है वो देखी जा रही है, क्योंकि जो अस्पताल का स्टाफ है वो कम होता जा रहा है। इस्तीफे सामने आ रहे हैं लगातार सभी के। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स पिरान कलियर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने साबिर साहब की दरगाह में चल रही गोलकों की गिनती के इंतजाम को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में वक्फ अपनी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देगा और ना ही किसी तरह की बेइंतजामी को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ऐसे में सभी बेईमानों को ईमानदारी से काम करना होगा। तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पिरान कलियर पहुंचे हैं और साबिर साहब की दरगाह पर ये बयान भी दिया है। आज हज कमेटी की बैठक है और हज कमेटी में माननीय जो हज मंत्री हैं खतीब अहमद साहब आज क्योंकि हज सामने है और उसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा है। तो सब लोग आए हुए हैं। मैं भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते पदेन सदस्य हूँ हज कमेटी में, इसलिए आज इस बैठक में मौजूद हूँ। देखिए, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, माननीय न्यायालय की तरफ से जो ज़िलाधिकारी हैं उन्हें प्रशासक अपॉइंट किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कलियर वक्फ बोर्ड का है और यहाँ के मैनेजमेंट को हम लोग भी दूर से देख रहे हैं और अगर यहाँ कुछ कमियाँ पाई जा रही हैं और आप लोगों ने देखा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उन गड़बड़ियों को सही करने का काम हमारी सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड करेगा। जहाँ कोई कोताही बरतता हुआ नज़र आएगा, किसी भी कीमत पर जो भ्रष्टाचारी एक एक करके सामने आएगा उसका इंतज़ाम किया जाएगा। किसी कीमत पर भी यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है और जो हमें मुंह चिढ़ाएगा, जो उसके बावजूद मना करने के बावजूद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। किसी कीमत पे ऐसे आगे बढ़ेंगे बात अब लाल कुआं की, जहां पर लाल कुआं पुलिस ने जले हुए पैसों की गड्डी बरामद की है। पैसों की गड्डी कोतवाली गेट के सामने रखे कूड़ेदान से बरामद की गई है। इन नोटों में 100, 50 और 500 के नोट शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये जले हुए नोटों की गड्डी यहां पर कैसे पहुंची। तो जले हुए पैसों की गड्डी बरामद हुई है। पुलिस ने कूड़ेदान से इसको बरामद किया है। इस गड्डी में आप 100 के नोट भी देख पा रहे हैं, 50 के भी हैं और 500 के नोट भी इसमें शामिल, लेकिन ये नोट जले हुए हैं। इन जले हुए नोटों की गड्डी को किसने यहाँ पर फेंका, इसको लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। इसी खबर पर और जानकारी हम लेंगे मुकेश से। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला और अपडेट इस मामले को लेकर आपके पास? मुकेश, आवाज मिल रही है आपको? तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है मुकेश तक, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, पुलिस ने अब कोतवाली के गेट के सामने, क्योंकि जो डस्टबिन रखा हुआ है, जो कूड़ेदान है, वहीं पर ये नोटों की गड्डी मिली है, लेकिन ये नोट जले हुए हैं। और देखिए पुलिसकर्मी इनको उठाकर जांच कर रहे हैं। और जानकारी हम लेंगे मुकेश से। मुकेश, ये पूरा मामला क्या है?
तो पुलिस ने कूड़ेदान से बरामद की है ये गड्डी नोटों की, जिसमें 100 के भी नोट हैं, 50 के भी नोट पाए गए हैं और 500 के भी नोट पाए गए हैं। लेकिन ये नोट जले हुए हैं। आखिर इन नोटों को जलाने के पीछे की मंशा क्या थी, क्यों इनको जलाया गया और जलाकर कोतवाली के सामने पड़े कूड़ेदान में ही इनको क्यों डाला गया, ये सबसे अहम है। इसी सवाल का जवाब जो है पुलिस खंगाल रही है कि आखिर ये किसकी हरकत थी, किसने ये किया है, क्या ये पूरा मामला है। पुलिस अभी इसकी तहकीकात कर रही है। फिलहाल ये पूरी खबर आपके सामने लाल कुआं से बता रहे हैं आपको, जहां पर एक कोतवाली के सामने रखा हुआ कूड़ेदान डस्टबिन, जिसके अंदर जले हुए नोटों की गड्डी बरामद हुई है। और आसपास ये लोग भी देखिए यहाँ पर पहुंच के सब देख रहे थे कि आखिर किसने नोटों की गड्डी जलाकर कूड़ेदान में डाल दी है। और जानकारी हम लेंगे मुकेश से। मुकेश, क्या है आपके पास अपडेट मामले को लेकर? देखिए, आज प्रातः 9 बजे लालबाग कोतवाली के और उसके कूड़ेदान के ठीक सामने ये नोटों की गड्ढे जली मिली, जिसको लेकर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने क्या करा, नोटों की गड्ढे को बरामद कर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि कितने जलाए, कैसे वो नोट यहाँ आए, इसकी जांच अभी पड़ताल पुलिस कर दी है। फिलहाल ये शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल मुकेश, देखिए जिस तरीके से इस गड्डी में 100 के, 50 के, 500 के नोट शामिल है, लेकिन सब जले हुए हैं। पुलिस क्या किसी कैमरे फुटेज के आधार पर जांच कर रही कि कौन आया, किसने डाला, क्या कुछ अभी तक पुलिस के हाथ लगा है? जी, पुलिस का कहना है कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि पुलिस स्थिति कैमरे में खंगाल ली कि ये नोट पहुंचे कैसे और कितने जलाए, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि ये नोट भारी मात्रा में, क्योंकि 2 घंटे एक 50 की और एक 100 की, उसके साथ 500 नोट जो है वो भी जले मिले हैं। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों से पूछताछ ने पुलिसबात करी है, लेकिन इस तरह कोई जवाबदेही पुलिस को नहीं मिली। लेकिन पुलिस है कि हर बारीकी से जांच की कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मुकेश कुमार जानकारी के लिए इस खबर के बारे में। तो पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस के पास अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये नोट किसने जलाए और किसने जलाकर यहाँ डाले। और वहीं देहरादून की डीएम ने पलटन बाजार का पैदल भ्रमण किया है। इस दौरान डीएम ने पुरानी तहसील और कोतवाली का निरीक्षण भी किया। पार्किंग समस्याओं को देखते हुए डीएम ने कोतवाली में बेतरतीब खड़े पुराने वाहनों को क्रेन से उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को नगर कोतवाली परिसर में पार्किंग व्यवस्था बनाने और वाहनों को सही ढंग से खड़े करने के निर्देश भी दिए हैं। तो जिलाधिकारी पहुंची हैं और उन्होंने पैदल भ्रमण किया है, कोतवाली का भी निरीक्षण किया है, पुराने वाहनों को खासतौर से हटाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए हैं जिलाधिकारी ने, जो कि पहुंची हैं। और निरीक्षण कोतवाली का भी उन्होंने किया, पैदल भ्रमण करने वो निकली हैं, बाजार का भी भ्रमण किया, क्योंकि देखिए होली का पर्व भी है और होली के पर्व के मौके पर भी ज़रूरी है कि व्यवस्थाएं ठीक रहें। इसके साथ साथ न केवल बाजार बल्कि वो कोतवाली भी पहुंच जाती हैं और वहां पर कोतवाली में पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा कि किस तरीके से यहाँ पर रख रखाव है। ये पलटन बाज़ार है ये, और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो मैंने पुरानी तहसील भी देखी थी और कोतवाली भी, क्योंकि उधर ही आई थी तो मैं कोतवाली भी देखने आई थी। तो एक तो मेन पार्किंग की व्यवस्था के लिए यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो पार्किंग ये किसकी, लोगों के लिए या यहाँ की थाना कोतवाली? नहीं, ये कोतवाली तो सिर्फ देखने आए थे। मेन जो पुरानी तहसील है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग चल रही है, तो उसको और कितना व्यवस्थित किया जा सके कि मैक्सिमम गाड़ियाँ वहाँ पार्क भी हो सकें और थोड़ी व्यवस्था भी ठीक हो सके वहाँ पे ट्रैफिक की। होली का समारोह नज़दीक आ रहा है, पर इसमें कालाबाजारी और मिलावटखोरी की भी काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखें? तो क्योंकि होली नज़दीक आ रही है, तो एक तो हमने मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है और सिचुएशन को देखते हुए, और प्लस क्योंकि मिलावटखोरी की शिकायतें भी आती हैं इस टाइम पे, और क्योंकि मिठाइयाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके क्रम में फूड सेफ्टी ऑफिसर को और हमारी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शंस हैं कि छापेमारी करें जगह जगह जहाँ भी शिकायत आए। आगामी हज यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है। रुड़की में उत्तराखंड हज कमेटी में यात्रा को लेकर मीटिंग की गई। इस दौरान हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने हज में जाने वाले यात्रियों की परेशानियों को लेकर चर्चा की है। साथ ही यात्रियों के टीकाकरण पर भी विचार किया गया है। तो रुड़की में हज यात्रा को लेकर ये बैठक हुई है, क्योंकि सरकार गंभीर है हज यात्रा को लेकर और हज कमेटी ने बैठक करी है। यात्रियों की परेशानियों को लेकर भी चर्चा हुई, साथ ही यात्रियों के वैक्सीनेशन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। हज यात्रा पर जो यात्री जाने वाले हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, इसी को प्राथमिकता बनाते हुए बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई है। तो रुड़की से तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हज कमेटी ने बैठक करी है। यात्रियों को क्या कुछ परेशानी आ सकती हैं या क्या कुछ परेशानी अभी हैं, उनको लेकर बातचीत की गई है, चर्चा की गई है हज कमेटी के द्वारा। और ये हज यात्रा क्योंकि शुरू हो जाएगी जल्दी, इसी को लेकर सरकार ने अपनी गंभीरता भी दिखाई है और फिलहाल हज कमेटी ने बैठक करी है रुड़की में।
जिसमें यात्रियों को आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही यात्रियों का वैक्सीनेशन सबसे अहम है कि जो यात्री इसमें शामिल हो वो वैक्सीनेट हो, और इसी को लेकर चर्चा भी की गई है, जिसको देखते हुए कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो हज कमेटी में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जो कि यात्रियों से जुड़े हुए ही हैं, उनकी सेहत से जुड़े हुए ही हैं, उनकी यात्रा से जुड़े हुए ही हैं। इसी को लेकर बैठक होती है। बैठक में परेशानियों पर चर्चा हुई है मोटे तौर पर। तो रुड़की में हज यात्रा को लेकर सरकार की गंभीरता दिखाई दी गई है, और इसी गंभीरता के तहत बैठक की गई है। हज कमेटी के द्वारा ये बैठक हुई है। यात्रियों की परेशानियों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। तो आगामी दिनों में हज यात्रा पर लोग पहुंचेंगे, यात्रा जाएगी, और उसी को लेकर ये बैठक की गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे अरशद हुसैन से। अरशद, हज यात्रा को लेकर सरकार की गंभीरता दिखाई दी, जहां पर रुड़की में खास तौर से हज कमेटी ने बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, बैठक के दौरान तमाम तरह के निर्णय लिए गए हैं। किस तरह से टीकाकरण होना है, किस तरह से लोगों को, जो ज्यादा तादाद में लोगों का जो है यहाँ पर फॉर्म भर गए हैं, उनको किस तरह से चेंज करना है। तो इसके लिए उन्होंने पर्ची का हिसाब बनाया है कि गोली द्वारा सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा, और जो लोग गोली में जिनका नाम आता है उनको जो है हज के लिए भेजा जाएगा। बाकी लोगों को आगे की लिस्ट, आगे की अगले साल के लिए जो है उन्हें कहीं ना कहीं रखा जाएगा। उन्हें अगले साल भेजने की तैयारी के लिए उन्हें बोला जाएगा। तो इसी बात को लेकर कई तरह की तैयारियां आज हज हाउस स्थित जो परिसर है उसमें की गई हैं। वहीं इसके दौरान काफी लोग वहाँ पर मौजूद थे, तमाम सचिव, तमाम मेंबर, और उत्तराखंड वर्क बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अरशद हुसैन। तो हज कमेटी ने ये बैठक करी है, इसमें चेयरमैन भी शामिल थे, जो मेंबर हैं हज कमेटी के वो भी शामिल रहे, और सबने अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, और ये मुद्दे खास तौर से हज यात्रियों के लिए ही रहे। कुमाऊं क्षेत्र के आईजी नीलेश आनंद भरने ने लोगों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी है। आईजी ने मीडिया से बातचीत के दौरान लोगों से होली और शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो रुद्रपुर में आईजी ने होली की शुभकामनाएं भी दी हैं, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, क्योंकि न केवल होली का पर्व है बल्कि शबे बारात का भी पर्व है। अराजक तत्वों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं आईजी ने। तो रुद्रपुर में आईजी ने होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके अलावा शुभकामनाओं के साथ साथ लोगों से अपील की है कि वो अपने त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। तो वही रुद्रपुर में कैंटर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें कैंटर में बैठा ड्राइवर झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कैंटर अशोका लीलैंड के अंदर मटेरियल को छोड़ने आई थी। तो कैंटर में भीषण आग लगी है, हादसे में ड्राइवर झुलसा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त आग लगी, धुआं निकलता हुआ, इस हादसे में ड्राइवर के झुलसने की जानकारी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना जो है वो रुद्रपुर में हुई है। हालांकि तुरंत ही दमकल की टीमों को भी बुलाया गया, टीमें पहुंची मौके पर और इस आग पर काबू पाया गया है। बात अब पौड़ी की, जहां पर पौड़ी विधायक कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायकों ने के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी हैं। समारोह में शामिल कार्यकर्ता होली के गीतों पर जमकर झूमते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है विधायक के दफ्तर पर, जिसमें कार्यकर्ता भी पहुंचे, समर्थक भी पहुंचे विधायक के, और होली के गीतों पर थिरकते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी और गुलाल लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। ये इस बार होली के, चूंकि हम लोगों का त्यौहार है होली, और इसमें जो हमें हमेशा जो भी होली सिखाती है आपसी भाईचारे के साथ रह के, प्यार मोहब्बत से, देश में अमन चैन की कामना के साथ हम सब ने यहाँ पे
होली का एक परिवार जो हमारा परिवार है उसमें हमने सबने मिलके और उसमें ही सब इकट्ठा हुए हैं। सब अपना खुशी के साथ एक दूसरे के लिए शुभकामनाओं के साथ के दृष्टिगत हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और हम आशा चाहेंगे कि इस पर एक संदेश आना चाहिए कि समस्त राज्य में सब खुशहाल रहें, प्यार मोहब्बत से होली मनाएं और अपने देश की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए हम अपने अपने कार्यों को सही प्रकार से करते हुए देश की उन्नति में आगे बढ़ेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। हाँ, वो सीएम सर का सानिध्य है, बिना उनके वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहेगा और हम सर को अपनी तरफ से आश्वासित करते हैं कि जिले के विकास के लिए हम तत्परता से काम करेंगे। नियमों के अधीन जो भी हम होंगे उनके जो योजनाएं हैं उनको आगे धरातल में बढ़ाने के लिए हम संगठन की तरफ से भी और वैसे भी हम संपूर्ण उनको योगदान देंगे और सर को एक अच्छे कार्यकाल से आगे बढ़ावा देंगे सर। और ये जो हमारा कार्यालय ये भी इसको भी मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ और इसमें बहुत ही सभी लोगों ने उमंग के साथ जाए इस होली मिलन कार्यक्रम में। मेरे सभी जो कार्यालय के मेरे साथी लोग थे सब उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है ये त्योहार मनाया है। इससे मेरा मानना है कि एक ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि हमें अपने कार्यालय में परिवार की तरह से ही कोई भी हंसी खुशी का अवसर है तो सब लोगों को हमको मिलकर के मनाना चाहिए। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।